गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो टूल करना है दैट वाज द वेक्टर। इससे पहले हमने किया था कि हमने डिजायर जीन को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको किसकी हेल्प से कट करवा दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस की हेल्प से, जो इन बिटवीन या हम कहें विद इन द डीएनए कट कराता है। तो जब आपके पास डीएनए फ्रेगमेंट, जो डिजायर डीएनए आपको चाहिए, वो मिल गया है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, उसको किसी ऐसे व्हीकल में ट्रांसफर करना है जो उसकी नंबर को बढ़ा दे या उसकी ट्रांसपोर्टेशन को इजी कर दे। जैसे हमने बात करी थी कि हमारा जो जीन है, हम क्या है जिसमें इनएक्टिवेशन हो गई है, उसमें वो हम जीन इंसर्ट कराना चाह रहे हैं ताकि उससे स्पेसिफिक एंजाइम सिंथेसाइज या प्रोटीन सिंथेसाइज होना शुरू हो जाए। तो आपने वो स्पेसिफिक जीन आइडेंटिफाई कर ली कि वो उस प्रोटीन को कोड करता है ना। फर्स्ट स्टेप आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया द टाइप ऑफ the part of DNA which code for a specific protein, या हम कहें our desired gene have been identified। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमने करना है कि वो जो डिजायर सेगमेंट हमारे पास मिल गया है बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग से, जो आपको किसकी हेल्प से काटा हमने, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से काटा। तो नेक्स्ट स्टेप हमने जो करना है कि हमने ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एक्शन से जो आपको डिजायर जीन मिली है, आपने उसे किसी ऐसे व्हीकल पर ट्रांसफर करना है या अटैच कराना है जो उसको होस्ट में ट्रांसफर कराने में मदद करे। तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टूल है दैट वाज दी वेक्टर। वेक्टर यूजुअली कहाँ देखे गए हैं? वेक्टर ज्यादातर क्या होते हैं, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है? वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? विदाउट दी कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के ही बिना ये दोनों, प्लाज्मिड भी और बैक्टीरियोफाज भी, अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हाई नंबर बना लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि वायरसेस जो होते हैं वो अपना क्या है, बाहर वो इनएक्टिव हैं, वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको होस्ट मिलता है दे कंटिन्यू डिवाइडिंग। तो वहां के एंजाइम्स को यूज कर दे मल्टीप्लाई, लेकिन उनके अंदर सेल्फ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो करेक्टर है किसके पास, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज के पास, उसको हम अपनी बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं एज अ व्हीकल, ताकि हम अपना जो डिजायर जीन है उसमें इंसर्ट करा दें। और अब मेरे डिजायर जीन मान लो बहुत कम अमाउंट में है ना, तो लेकिन एक्सप्रेशन के लिए उसका अमाउंट क्या हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए। तो हमारा मकसद क्या है, बहुत ज्यादा कॉपीज बना देना, नंबर बढ़ा देना डिजायर जीन का। तो डिजायर जीन को बढ़ाने के का नंबर बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। इसको हम व्हीकल भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट में यूज हो रहा है। इट इज अ व्हीकल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो वेक्टर को बच्चे हम दो पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। एक तो क्या है, हेल्प इन इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए, अब या हम कहें हमारा जो डिजायर जो डीएनए था उसको आप आसानी से इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हो। दूसरा, अब वेक्टर, अब हमें पहचान करनी है कि डिजायर डीएनए हमारा अंदर गया है कि नहीं, उसको भी आसानी से आप वेक्टर में आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दो पर्पस हमारा वेक्टर पूरे कर रहा है। एक तो फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा रहा है, दूसरा हेल्प कर रहा है ये पहचान कराने में कि क्या हमारा फॉरेन डीएनए अंदर गया है कि नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनके पास एक तो बैक्टीरियल या हम कहें क्रोमोसोमल डीएनए तो होता ही है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो यहाँ पर बच्चे एक बात उठती है कि प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए,
क्रोमोसोमल डीएनए यहाँ प्लाज्मिड कहाँ होता है? बैक्टीरिया में। इट इज एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, इस तरह का डीएनए हमारा प्रेजेंट है। जबकि जो क्रोमोसोमल डीएनए है इट में बी सर्कुलर और लीनियर भी हो सकता है वो, ठीक है। जो प्लाज्मिक डीएनए होता है बच्चे, जो बैक्टीरिया में जो हम बात करते हैं, इट इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंड होते हैं। हम बात करें ये इस तरीके से होगा। जबकि जो क्रोमोसोमल डीएनए है इट में बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। प्लाज्मिक डीएनए में कभी भी हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या कर रही थी? हमारी क्रोमोसोम को बाइंड करा रही थी, न्यूक्लियोसोम मॉडल में हमने पढ़ा था। जबकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लाज्मिक जो डीएनए होता है इट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब जरूरी नहीं जब क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तभी आपका प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा। और प्लाज्मिड 2 रेप्लिकेशन शो कर चुका या 4 रेप्लिकेशन शो कर चुका, क्या पता तब तक सिर्फ क्रोमोसोम ने एक ही रेप्लिकेशन कंप्लीट करी। तो यहाँ इसका नंबर या हम कहें इसका जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है क्रोमोसोमल डीएनए से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट, ठीक है। और क्या जो है इसके अंदर कुछ ऐसी जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारे बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड करती है। उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक जीन्स। एंटीबायोटिक जीन्स प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मिड डीएनए में, जबकि क्रोमोसोमल डीएनए में एंटीबायोटिक जीन्स नहीं प्रेजेंट होती, एब्सेंट होती है। अब एंटीबायोटिक जीन का मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं बच्चे? वो प्रोडक्ट्स जो हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करते हैं टू किल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूजुअली क्या? बैक्टीरिया। जैसे आप जो दवाइयां खा रहे हो वो क्या हैं? एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं। तो ये एंटीबायोटिक जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मिड डीएनए में होते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए में नहीं होते। तभी आपने देखा होगा कि कुछ एंटीबायोटिक्स कुछ बैक्टीरियाज को तो किल कर देती हैं जबकि कुछ को नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाएंगी? जिसके अंदर ऑलरेडी वो जीन होगी तो वो तो उसके लिए सेंसिटिव नहीं होगा, वो तो रेजिस्टेंस अपने आप को बचा लेगा उससे। जब अगर वो किसी, जैसे मैं कहूं मेरे पास एक टेट्रासाइक्लिन जीन है, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, और मेरे पास 2 बैक्टीरिया हैं ए और बी। इस ए बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है और इसके पास टेट्रासाइक्लिक वाली जीन यहां पर इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब मैं इस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन दूंगी, एंटीबायोटिक दूंगी, तो ये फिर भी क्या करेगा? सरवाइव कर जाएगा। जबकि बी जो बैक्टीरिया है इसके अंदर कोई प्लाज्मिड नहीं है, या हम कहें उस प्लाज्मिड में प्लाज्मिड है तो टेट्रासाइक्लिक वाली जीन नहीं है इसके पास। तो अब मैं इसको टेट्रासाइक्लिन दूंगी तो ये क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि प्लाज्मिड क्या कह रहा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। रेजिस्टेंस मतलब बचाना। तो बहुत सारे ऐसे
एंटीबायोटिक जीन्स होते हैं जो सिर्फ किस में प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मिड डीएनए में, नॉट ऑन दी क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने की वजह से प्लाज्मिड डीएनए को हम इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से ही, कौन सी प्रॉपर्टी, एक ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट, एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होगी, इसलिए अनवाइंडिंग होना डीएनए का क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कर लेगा। तो इन कैरेक्टर्स की वजह से ही हम प्लाज्मिड्स को कैसे यूज करते हैं, एज अ वेक्टर व्हीकल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हुआ कि बेसिक हमारा प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि किसी भी वेक्टर के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या हम कहें क्या फीचर होने चाहिए किसी भी वेक्टर को, एज किसी भी प्लाज्मिड को, या हम कहें किसी भी एक्स्ट्रा डीएनए को यूज होना एज ए वेक्टर। बच्चे देखो यहाँ पर क्लोनिंग वर्ड यूज हो रहा है। क्लोन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर कॉपीज, अपनी जैसी ही बहुत सारी कॉपीज बना देना। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे कि मकसद क्या है, अपनी डिजायर जीन को इंसर्ट करा देना और मल्टीपल कॉपीज बनाना उसकी, तो इसलिए टर्म यूज होता है क्लोनिंग वेक्टर। आप हायर क्लासेस में वेक्टर्स के टाइप भी पढ़ोगे, क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका मकसद क्या है, आपने ये जानना कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते कैसे हैं। तो सबसे पहला जो टूल हमने देखा वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, एंजाइम था। दूसरा हमारा क्या था, हमारी जो जीन हमें मिल गई है उसको आपने ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेक्टर यूज करते हैं। तो उस वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है, ORC रीजन होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ORC रीजन नहीं होगा बच्चे तो कॉपीज नहीं बन सकती है ना, मल्टीप्लीकेशन ही नहीं होगा। तो प्लाज्मिड डीएनए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, मतलब वो साइड जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर ORC रीजन है तभी हाई कॉपी नंबर्स आपको जीन के मिल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स। यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर्स बोल रहे हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो अभी हमने जानी थी कि क्या है, कुछ जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं उनके प्लाज्मिड में कुछ ऐसी जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं टू दी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, सिलेक्टेबल मार्कर बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि सिलेक्टेबल का मतलब होता है छांटना। ऐसी चीजें जो छांटने में मदद करेंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे हम किसी भी चीज में, जैसे मैं कहूं कि ये मेरा, देखो यहाँ पर आपके बुक में दिखा भी रखा है, एक ई कोलाई से ऑब्टेन्ड प्लाज्मिड जिसका नाम क्या है, PBR322, ये एक प्लाज्मिड वेक्टर है। देखो ये यहाँ पर ORC रीजन दिखा रखा है। इसके अलावा ये पिंक पोर्शन जो बच्चे दिखा रखे हैं ये क्या है, ये सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। इन सिलेक्टेबल मार्कर देखो AMPR लिखा हुआ है, TETR लिखा हुआ है, ये है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं। तो इस प्लाज्मिड के पास इनसे बचने वाली जीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये चीजें हमें मदद कराएंगी किसको, सिलेक्शन कराने में, ये हमें मदद कराएंगी सिलेक्शन कराने में। तो टेट्रासाइक्लिन जीन क्या है, या हम कहें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या है, ये क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। तो अब हमने जानना है कि ये कैसे मदद कराएगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक और चीज जानने की जरूरत है। तीसरा जो मेन कैरेक्टर होना चाहिए किसी भी प्लाज्मिड के पास वो क्या है, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। अब ये देखो बच्चे, यहाँ पर PSTI लिखा हुआ है, PVU लिखा हुआ है, EcoR1 लिखा हुआ है, HIND3, BAMH1, ये सारे क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स हैं।
या हम कहें कि यहाँ पर उनके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। तो ये देखो बच्चे, PSTI और PVU कौन से कहाँ पर है इनके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? एम्पसिलिन में, है ना। जबकि BAM-H1 या SAL1 की कहाँ पर है? टेट्रासाइक्लिन में, ठीक है। तो जैसे तो क्लोनिंग साइट का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट ही नहीं होगी तो आप प्लाज्मिड को कैसे कट करोगे? आपने अपनी डिजायर जीन तो समझो आप BAM-H1 से कट करा ली। अब अगर जो हम वेक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें BAM-H1 की को काटने वाली साइट ही नहीं होगी, तो यहां पर हम कैसे इंसर्ट कराएंगे अपने डिजायर जीन? क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, मेरे डिजायर जीन की कॉपीज क्या हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो जब जगह अवेलेबल होगी तभी वो जीन इंसर्ट होएगी। जैसे मान लो मेरे पास ये एक छोटा सा सेगमेंट मैंने क्या किया, BAM-H1 से आइडेंटिफिकेशन से अपने डिजायर जीन को ले लिया। अब मेरे पास एक ऐसा प्लाज्मिड है जहां पर ORC रीजन भी है और एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी है जिसे हम क्या बोलेंगे, BAM-H1। तो जैसे ही हम ये तो हमने कट करा लिया, अब मैं इस प्लाज्मिड को भी BAM-H1 के साथ कट कराऊंगी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, यहां से खुल जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। वो स्टिकी हैंड्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो क्या है आपके ब्लंट एंड भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो जैसे ही आपने प्लाज्मिड को स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट कराया तो वो प्लाज्मिड वहां से खुल जाएगा। अब यहां पर आप अपने इस डिजायर जीन को इंसर्ट करा सकते। तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, न्यू वेक्टर बन गया, या हम कहें रिकम्बिनेंट वेक्टर में बन गया, रिकम्बिनेंट वेक्टर बन गया। रिकम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, रिकम्बाइन। मैंने दो चीजों को कंबाइन कर दिया है। पहले इसके पास सिर्फ प्लाज्मिड के पास अपने कैरेक्टर्स थे, मैंने एक एक्स्ट्रा DNA इसमें, या हम कहें बाहर का DNA, फॉरेन DNA या एलियन DNA इंसर्ट करा दिया। तो दो टाइप ऑफ DNA एक ही के अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट का मतलब होता है टू ज्वाइन, दो आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलेंगे हम रिकम्बिनेंट। तो हमारा वेक्टर यूज करने का मकसद ही ये है कि जो हमारे डिजायर जीन हमें मिली थी, हम उसको किसी ऐसी चीज पर चढ़ा दें ताकि वो आसानी से होस्ट में जा सके या उसके नंबर को बढ़ाया जा सके। तो वो व्हीकल या ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल क्या हो सकता है, वेक्टर हो सकता है। तो वेक्टर के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए और क्लोनिंग साइट्स होने चाहिए। क्लोनिंग साइट्स क्या है, रिकॉग्निशन साइट है यूज्ड फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लोनिंग साइट, जहां क्लोनिंग का मतलब कि जहां पर आप अपनी डिजायर जीन को इंसर्ट करा सको, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग साइट। तो वहां पर क्या प्रेजेंट होंगी बच्चे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी टू दी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया कि जैसे मैंने कहा कि यहां पर आपने वेक्टर को उसी एंजाइम से कट कराया, अपने डिजायर जीन को भी उसी एंजाइम से कट कराया। अब ये जो डिजायर जीन है मैं वेक्टर में ट्रांसफर कर रही हूं। इस प्रोसेस को, जिसमें आप फॉरेन जीन को वेक्टर में इंसर्ट कराते हो टू ऑब्टेन द रिकम्बिनेंट वेक्टर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। बदल देना, आपने वेक्टर के कंपोजिशन को बदल दिया, उसके अंदर क्या कर दिया आपने, एक फॉरेन या एलियन DNA को इंसर्ट करा दिया। ठीक है, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन में सिलेक्टेबल मार्कर हमें कैसे मदद करेंगे, हम वो देखते हैं।
तो जैसे आप ये देखो बच्चे, यहाँ पर PBR322 में एक एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। वैसे तो यूजुअली वो वेक्टर्स ज्यादा बेटर होते हैं जहां पर सिर्फ एक ही टाइप की रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट हो। अब जैसे इसमें देखो बहुत सारे हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या पता कोई ऐसा एंजाइम है, अब BAM-H1 है तो इसकी एक ही साइट होनी चाहिए। अगर मल्टीपल साइट हो गई, जैसे BAM-H1 की यहाँ पर भी है, जैसे इसमें हर की क्या है बच्चे, एक एक ही है ना। EcoR1 के लिए एक है, PUV के लिए 1 है, तो इट इज अ गुड वेक्टर क्योंकि हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक ही साइट है। लेकिन मैं कहूं कि BAM-H1 की यहां पर भी साइट है और यहां पर भी साइट है। किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की 2 साइट्स नहीं होनी चाहिए वेक्टर में, वो वेक्टर गुड वेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम एंजाइम के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो वो DNA यहां से भी कट जाएगा और यहां से भी कट जाएगा, आपको मल्टीपल सेगमेंट्स मिल जाएंगे, तो आप एक ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर नहीं बना पाओगे उससे। क्योंकि अब हमें नहीं पता चलेगा वो जो हम फॉरेन DNA इंसर्ट कराना जा रहे हैं वो कहां पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही वेक्टर अच्छा होगा जहां पर एक ही क्लोनिंग साइट अवेलेबल होगी टू दी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हम बात करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर कैसे हमें मदद करता है ट्रांसफॉर्मेशन को पहचानने में, या हम कहें रिकम्बिनेंट को पहचानने में। जैसे ये देखो यहाँ पर 2 हैं, एक एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है। मान लो जैसे आपकी बुक में यू कैन लाइगेट द फॉरेन DNA एट BAM-H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन वेक्टर। मान लो हमने BAM-H1 से कट कराया टेट्रासाइक्लिन जीन में और अपनी फॉरेन DNA यहां पर इंसर्ट करा दी, तो जब मैंने टेट्रासाइक्लिन वाले एरिया में अपनी फॉरेन जीन, क्या अब टेट्रासाइक्लिन एक्टिव रहेगा? नहीं, क्योंकि वो जीन तो कट गई ना बच्चे, वो इनएक्टिव हो गई क्योंकि आपने वहां पर अपना फॉरेन DNA डाल दिया है। ठीक है, तो अब ये जो PBR322 है ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं रहा। अब टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं रहा, यहां पर फॉरेन DNA आ गया। तो आप कैसे पहचानोगे? आप ये देखो, द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA, लेकिन बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द नॉन रिकम्बिनेंट वन बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्म्ड ऑन द एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम। देखो, अब मान लो मैंने यहाँ PBR322 मेरा जो वेक्टर है मैं उसको ग्रो करा रही हूं किस पे? टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट पर। प्लेट क्या होता है? कल्चरिंग मीडियम होते हैं, बैटरी प्लेट्स आती हैं। तो यहां पर BAM-H1 से मैंने कट कराया, मेरा फॉरेन DNA अगर आ गया होगा बच्चे, अगर आ गया है तो वो कॉलोनीज उस प्लेट पर ग्रो नहीं हो पाएंगी, है ना। और अगर नहीं आया है DNA तो रेजिस्टेंस रहेगा वो, है ना, तो फिर वो कॉलोनीज आसानी से ग्रो हो जाएंगी। लेकिन जब ग्रो नहीं हो रही है तो आप कॉलोनी को देखोगे कैसे? तो उसके लिए आपको एक प्लेट और बनानी पड़ेगी जिसमें आप क्या करोगे? एम्पेसिलिन एंटीबायोटिक डालोगे और एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि वो तो इनएक्टिव हुआ ही नहीं, यहाँ पर फॉरेन DNA नहीं आया, तो यहाँ पर कॉलोनीज ग्रो कर जाएंगी। तो PBR322 वेक्टर यूज करते हुए आपको 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ती है। क्या है? आपको 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं कहूं, देखो इस तरह की प्लेट्स हमारी लैब में भी अवेलेबल है, इन्हें हम पैट्री प्लेट्स बोलते हैं। इनको हम कल्चर करने के लिए, जैसे कोई भी बैक्टीरिया हम ग्रो करना चाह रहे हैं, जैसे हम क्या करें, इसके ऊपर हम पोटैटो का सिरप अगर हम डाल दें और उसको ऐसे ही छोड़ दें, वैसे तो स्टरलाइजेशन करनी पड़ती है बच्चे पहले, तो वो हायर लेवल्स की बात है। तो यहाँ पर मान लो मैं पोटैटो का सिरप डाल रही हूँ, तो आप उसको ऐसे देखो तो अगले दिन आप देखोगे उसमें छोटी छोटी ऐसे डॉट्स डेवलप हो चुकी होती हैं, तो वो क्या है? बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं। ठीक है,
तो हम कैसे करते हैं कि मैंने इस प्लेट को, मैंने दो तरह की प्लेट्स बना ली। एक में मैंने क्या डाला, टेट्रासाइक्लिन, और अपना वेक्टर यहां पर ग्रो करा दिया। मैंने वेक्टर यहां पर ट्रांसफर कर दिया। तो वो वेक्टर मैंने पहले ट्रांसफर करने से पहले क्या किया था, उसको बैम H1 के साथ कट कराया था ताकि मेरा फॉरेन डीएनए उसके अंदर चला जाए। तो अब मैंने पहचानना है कि क्या मेरा फॉरेन डीएनए इसके अंदर गया है कि नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले टेट्रासाइक्लिन के ऊपर ग्रो कराने की देख रही हूँ। तो मैं क्या देखती हूँ, कोई भी कॉलोनी डेवलप नहीं हो रही, नो कॉलोनी। अब नो कॉलोनी, इससे ये तो पता चल गया कि भी टेट्रासाइक्लिन वाले एरिया में हमारी क्या है, फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो गया है। लेकिन मेरे को तो वेक्टर चाहिए भी ना, क्योंकि वेक्टर अगर अवेलेबल नहीं होगा आप होस्ट में क्या ट्रांसफर करोगे। तो मेरे को एक और प्लेटिंग करनी पड़ रही है जिसमें मैंने क्या डाला, टेट्रासाइक्लिन ना डालकर अब मैं क्या डाल रही हूं, एम्पेसिलिन डाल रही हूं। तो एम्पेसिलिन में क्या होगा, वो तो इनएक्टिव नहीं हुआ, तो क्या है, कुछ कुछ जगह पर कॉलोनीज आ जाएंगी। ये जो कॉलोनीज आई हैं बच्चे, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर है। ये क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिलेक्टेबल मार्कर की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो ये पहचानने के लिए कि हमारा फॉरेन डीएनए वेक्टर के अंदर गया है कि नहीं। देखो, अगर यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन में कॉलोनीज डेवलप हो जाती तो हम क्या कहते कि मेरा फॉरेन डीएनए गया ही नहीं। क्यों, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन तो काम कर रहा है ना, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या होगा, इनएक्टिव हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब यहां से कट करने के बाद भी फॉरेन डीएनए उसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा, इनएक्टिव नहीं होगा और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस रहेगा। ये देखो, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडिया आर देन ट्रांसफर्ड ऑन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। द रिकम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पेसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन द टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में वो नहीं ग्रो कर पाएंगी। क्यों, क्योंकि फॉरेन डीएनए की वजह से ये इनएक्टिव हो गया, अब ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक। देखो, टेट्रासाइक्लिन में भी हम बात कर रहे थे, अगर फॉरेन डीएनए नहीं तो यहां पर भी कॉलोनीज आएंगी, एम्पेसिलिन में भी कॉलोनीज आएंगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मीज हैं वो सिर्फ किसके ऊपर ग्रो करेंगी, एम्पेसिलिन के ऊपर ग्रो करेंगी। तो PBr322 एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो हम अपनी क्लोनिंग के लिए यूज करते हैं। तो किसी भी वेक्टर के पास ये 3 कैरेक्टर्स बहुत जरूरी हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर्स एंड क्लोनिंग साइट। ठीक है, लेकिन PBr320 का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है बच्चे, कि आपको यहाँ पर 2 तरह की प्लेटिंग करनी पड़ती है। एक बार आप एम्पेसिलिन में ग्रो करा रहे हो, फिर टेट्रासाइक्लिन में, तो 2 बार आपको कल्चरिंग करनी पड़ रही है। तो वो एक बहुत टीडियस, बहुत लेबर इंटेंसिव प्रोसेस हो जाता है, सिर्फ यही कमी है। लेकिन बहुत ज्यादा यूज होने वाला वेक्टर भी हमारा क्या है, PBr322 है। सिर्फ इसी ड्रॉबैक की वजह से एक जो अब हम जो वेक्टर यूज करते हैं, दैट वाज द PUC8। PUC8 में क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।